हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवाहर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोगों ने हमारा जो 8th चैप्टर है चुंबक और इसके गुण, उसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर आएंगे। जिन बच्चों ने इसके थ्योरेटिकल पार्ट की वीडियोस नहीं देखी है, आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप लोग वीडियोस को अच्छे से देखिए, बुक को अच्छे से पढ़िए, देन ही आप लोग न्यूमेरिकल पोर्शन कर पाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ सीरियल वाइज वीडियो देखिए। ऐसा मत करिए कि पहली वीडियो देख ली और डायरेक्ट 4th देखी। तो अगर आपने बीच की 2 वीडियो स्किप कर दी तो बीच की 2 वीडियो में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी होगी जो आपको आगे की वीडियो में काम में आएगी। और यही रीज़न होता है कि हमें जो टॉपिक होता है वो अच्छे से समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग सीरियल वाइज नहीं देखते हैं। इसलिए आप फर्स्ट टाइम हमेशा सीरियल वाइज वीडियो देखिए, फिर तो आपकी इच्छा है कि आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है आप उस टॉपिक की वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो ऋणात्मक एवं अल्प होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति को हम लोग जाइएम से डिनोट करते थे ना, हम लोगों ने बता दिया था चुंबकीय प्रवृत्ति वगैरह सबके बारे में। तो वो बोल रहा है कि इस चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान है वो ऋणात्मक और अल्प, बताइए किसके लिए होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति लेस देन 1 हमने लिखी थी, किस पदार्थ के लिए? प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए, कि चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो ऋणात्मक और अल्प। ठीक है, आपकी बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है -1, तो बात तो एक ही है, इसका मतलब भी यही हुआ। तो चुंबकीय प्रवृत्ति जो नेगेटिव होती है वो किसके लिए होती है? प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए। और जाइएम ग्रेटर देन 1 होता है लौह चुंबकीय के लिए, ठीक है, और अनुचुंबकीय के लिए नियर टू 1 होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रति चुंबकीय पदार्थ। अब ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है तो ये तो आपको ध्यान में रखने ही है। ओके बच्चों, और आप लोग नोट्स प्रॉपर्ली बनाइए। नोट्स बनाने के लिए आप वीडियो भी देखिए प्लस अपनी बुक भी पढ़िए और फिर दोनों को कंबाइन करके एक अच्छे से नोट्स तैयार करिए। ये नोट्स आपके सिर्फ यही 12th में ही काम में नहीं आएंगे, आगे भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे या कॉम्पिटिटिव नहीं करते हो, अगर BSc MSc कुछ भी करते हो तो वहाँ पर भी ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। इसलिए आप अच्छे से प्रॉपर अपने सेल्फ रिटन नोट्स बनाइए। ओके बच्चों, चलिए अब देखो, किसी पदार्थ है, किसी पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता। आपेक्षिक पारगम्यता क्या होती है? म्यू_r, याद आ रहा है ना? आपेक्षिक पारगम्यता, इसे आपेक्षिक चुंबकशीलता भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो बोल रहा है कि इसका जो मान है 1.0001 है, तो पदार्थ होगा। अब देखो, आपको ये जो वैल्यू दी हुई है नियर टू 1 है या नहीं है? नियर टू 1 ही तो है, ठीक है, नियर टू 1 है तो आपेक्षिक जो पारगम्यता होती है वो नियर टू 1 होती है। ठीक है, किसके लिए? अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। किसके लिए होती है? अनुचुंबकीय के लिए। लौह चुंबकीय के लिए म्यू_r ग्रेटर देन 1 होता है, प्रति चुंबकीय के लिए म्यू_r मेरा 0 होता है। म्यू_r 0 क्यों हुआ? क्योंकि प्रति चुंबकीय के लिए अभी मैंने कहा कि जाइएम होता है -1, नेगेटिव होता है, और आपको म्यू = μ0 1 + जाइएम, ये रिलेशन याद है। अगर यहाँ जाइएम की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो 0 आएगा नहीं आएगा? μ/μ0 ही तो मेरा क्या होता है? म्यू_r। तो यहाँ से म्यू_r कितना आ जाएगा प्रति चुंबकीय के लिए? 0। ठीक है, तो अगर फॉर्मूले याद है ना तो आप लोग कर सकते हो। ऐसे कोई ये चीज़ ऐसी भी नहीं है कि इसको आप बिल्कुल रटो ही। अब देखो, यहाँ से मैंने निकाल लिया ना, अगर मुझे सबके लिए जाइएम पता होगा तो म्यू_r ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो म्यू_r जो होता है वो 1 से थोड़ा ज़्यादा या 1 के लगभग बराबर, ठीक है, किसके लिए होता है? हमारे अनुचुंबकीय के लिए। 1 से बहुत ज़्यादा होता है प्रति चुंबकीय के लिए, और 0 होता है किसके लिए? 1 से बहुत ज़्यादा होता है लौह चुंबकीय के लिए, और 0 होता है किसके लिए? प्रति चुंबकीय के लिए। ओके बच्चों, तो यहाँ मैंने लिख भी दिया, आप लोग ध्यान रखना। तो ये नियर टू 1 है, इसलिए आंसर क्या होगा? अनुचुंबकीय पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है निम्न में से किससे अनोन्य क्रिया नहीं करता? ये आएगा किसमें या किससे, एक ही बात है, अनोन्य क्रिया नहीं करता। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इन 4 ऑप्शन में से किससे अनोन्य क्रिया नहीं करता? चलिए हम ऑप्शन पे आते हैं। चुंबक, भाई चुंबक से तो करता ही है, चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता ही होता है। त्वरित चुंबक, इससे भी करेगा। चल विद्युत आवेश, चल विद्युत आवेश का मतलब है गतिशील आवेश। तो आप लोगों को याद हो, और न जाने मैं कितनी बार इस चीज़ को आप लोगों को बता चुकी हूँ। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाई थी, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को बताया था। जब मैंने मैग्नेटोस्टैटिक्स स्टार्ट करी तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका आवेश स्थिर है, अगर आपका आवेश स्थिर है तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आपका आवेश गतिशील होता है तो वो विद्युत क्षेत्र
और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ई और बी दोनों उत्पन्न करेगा, तो गतिशील आवेश है तो बी तो होगा ही होगा। अगर आवेश स्थिर है तो भाई बी तो है ही नहीं, जब बी है ही नहीं तो अन्योन्य क्रिया कौन सी होगी, नहीं होगी। तो आंसर होगा मेरा क्या, स्थिर आवेश, क्योंकि स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं होता, तो कोई अन्योन्य क्रिया भी नहीं होगी। ओके चलिए, तो देखो क्वेश्चन घुमा दिया ना, मतलब आपको कितनी इजीली घुमा दिया। इस क्वेश्चन को वैसे भी पूछ सकता था कि बताइए स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऐसे भी पूछ सकता था, 4 ऑप्शन दे देता, तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र बस। ओके चलिए, किसी पदार्थ के क्षेत्रीय पाश का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। वो आपको बोल रहे हैं कि आपका जो एक पदार्थ है उसका क्षेत्रीय पाश यानी कि BH वक्र का क्षेत्रफल। आप लोगों को याद हो तो कुछ ऐसा डायग्राम मिला था, मैं तो रफली डायग्राम बना रही हूँ, कुछ ऐसा ही था। B और H के मध्य खींचा गया जो वक्र था वो BH वक्र कहलाता था ना। और हमने कहा था कि इस पाश का जो क्षेत्रफल होता है, बताओ वो क्या होती है, होती तो ऊर्जा हानि है, लेकिन ऊर्जा हानि कैसी, पदार्थ के इकाई आयतन को इकाई चक्र में चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि, कि आपको केवल पदार्थ के इकाई आयतन को और इकाई चक्र यानी कि एक चक्र में आपने उसको चुंबकित किया तो कितनी ऊर्जा हानि हुई, वो हमारे इस क्षेत्रीय पाश का क्षेत्रफल कहलाता है, या इसकी क्षेत्रीय पाश के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। अब आप अगर ऑप्शन पढ़ोगे ना, देखो ऑप्शन बहुत नियर है, लेकिन अगर आपको BH वक्र बहुत अच्छे से आता है, आपने उसको डिटेल में पढ़ा है, सब कुछ आपको पता है, तो आप लोग इसका आंसर इजीली दे सकते हो बिना कंफ्यूज हुए। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पदार्थ को इकाई चक्र में चुंबकित करने पर, अब वो ऐसे बोल रहे हैं पदार्थ को इकाई चक्र में चुंबकित करने पर, मतलब इकाई चक्र मतलब एक चक्र में इसको चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि। लेकिन हम एक चक्र को नहीं, हम लोग क्या कहते हैं कि एक चक्र में तो होना चाहिए लेकिन इकाई आयतन को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन तो हम बाद में देखेंगे, पदार्थ के इकाई आयतन को चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि। अब देखो वो इकाई आयतन तो बोल रहा है लेकिन वो चक्र की बात नहीं कर रहा है, इकाई आयतन भी होना चाहिए और इकाई चक्र भी होना चाहिए। पदार्थ को चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि, तो ये तो होगा ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इकाई आयतन को इकाई चक्र में चुंबकित करने पर जो ऊर्जा हानि होती है वो हमारे इस क्षेत्रीय पाश का क्या कहलाता है बच्चों, क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। Q = VAN, ये निकाला था हमने, ठीक है। अगर मैं V को इधर ले गए, ठीक है, तो क्या होगा, इकाई आयतन ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो पदार्थ की इकाई आयतन को इकाई चक्र में चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है, जल्दबाजी में गलती मत कर देना, क्योंकि सारे ऑप्शन बहुत नियर है, तो अच्छे से पढ़ते हुए फिर आंसर दिया करो। और ऐसे क्वेश्चन होता नहीं, फुल मार्क्स देने वाले होता है, लेकिन आपकी छोटी सी गलती ना आपके सारे नंबर काट सकती है। ओके, तो ऑप्शन को हमेशा 1-2 बार अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ो, उसके बाद में टिक करा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्यूरी जो ताप होता है उस पर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। क्यूरी ताप पढ़ा है हमने, और लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है आप वो वीडियो जरूर देखिए। क्यूरी ताप आप लोगों को याद हो तो क्यूरी नियम और क्यूरी वाइस नियम, हमने 2 नियम पढ़े थे। क्यूरी नियम ये कहता है, क्यूरी कहता है कि मेरे लिए, क्यूरी ने ये बताया कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो 1/T होती है, प्रोपोर्शनल टू 1/T होती है। लेकिन इसने किसके लिए दिया था ये नियम, इसने दिया था सिर्फ अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। अनुचुंबकीय जो पदार्थ होता है वो क्यूरी नियम की पालना करता है। फिर क्यूरी वाइस आए, उन्होंने कहा कि तुमने तो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए दिया, लेकिन अगर पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा तो क्या होगा, तो अगर पदार्थ लोह चुंबकीय होगा तो क्या होगा। तो क्यूरी वाइस ने कहा कि लोह चुंबकीय जो पदार्थ होता है उनके लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो C/T - TC होता है। इसको आप खोलोगे तो ये ऐसे ही तो आया था, C/T। तो लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए तो क्यूरी वाइस नियम लगाते हैं हमेशा, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी नियम लगाते हैं। ओके बच्चों, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो कभी भी एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से पढ़ना कि वो अनुचुंबकीय दे रहा है कि प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय दे रहा है तो आपका इसी फॉर्मूले से काम बनेगा, और अगर लोह चुंबकीय दे रहा है तो आपका इस फॉर्मूले से काम बनेगा। ये होता है क्यूरी वाइस नियम और ये होता है क्यूरी नियम। और मैंने आप लोगों को एक ग्राफ बताया था, ग्राफ तो कहते हैं एक डायग्राम था, ऐसा कुछ डायग्राम था। इस टेम्परेचर से नीचे पदार्थ मेरा था लोह चुंबकीय, और इस टेम्परेचर पर इससे ऊपर पदार्थ बदल गया अनुचुंबकीय। क्वेश्चन क्या है, क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ, बताओ क्यूरी ताप के ऊपर पदार्थ कौन से में बदल जाएगा, लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। ओके बच्चों, तो
अगर आपको ये वाला डायग्राम याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते थे। ये जो टीसी होता है ये क्यूरी ताप ही तो कहलाता है, और क्यूरी ताप की डेफिनेशन भी तो हमने यही दी थी कि वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाता है हमारा क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। ओके, तो इजी सा था ना। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करे हैं। अभी हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे। अब हम आएंगे इसके आंकिक प्रश्न पर, लेकिन आप लोग तब तक इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो करिए, ये जो लघुरात्मक है वो करिए, और जो आपके निबंधात्मक अति लघुरात्मक जो ये क्वेश्चन बच जाते हैं ना, इनके आंसर आपको इन वीडियोस में ही मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम उन क्वेश्चंस को नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गई तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हो। ओके बच्चों, तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। बाकी के जो क्वेश्चन रह जाएंगे उनके आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।